देखो, दिस इज अ करंट वायर जिसमें करंट जा रहा है आई की तरफ, पी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, एंड डीएल इज द करंट एलिमेंट। मतलब कि हमने एक स्मॉल पोर्शन हम शुरुआत में कंसिडर करेंगे। रौनक, आपका कोई डाउट है क्या? यू हैव रेज योर हैंड, प्लीज रोल डाउन अगर कोई डाउट ना हो तो। रौनक, ओके। सो आई वांट टू फाइंड आउट द मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी। अब मेरा जो फाइनल टारगेट होगा, मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से हम पी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालने की कोशिश करेंगे। अभी के लिए जैसा हम बायोट सबार्ट लॉ में चीजें रहती हैं, आर साइन थीटा वो सब मान के चल रहे हैं। तो ये हो गया हमारे यहाँ से यहाँ तक लेंथ, ये डीएल एलिमेंट, ये थीटा एंगल। थोड़ी सी मैं मैथमेटिक्स लगाऊंगा यहाँ पर, मैथमेटिक्स का हमें यूज करना होगा। तो देखो, मैं पहले एक और फिगर पूरा बनवा देता हूँ। ये थीटा, ये है फाई, जो कि पी पॉइंट से डीएल एंगल बना रहा है, और फाई वन और फाई टू जो एंगल है वो एंड पॉइंट से है कहाँ पर, पी पॉइंट पर, विद दिस लाइन ए। तो जैसे ये वायर है ना, तो इससे परपेंडिकुलर सेपरेशन मैंने मान लिया कि ए है। एक्चुअली में वायर तो बहुत बड़ा हो सकता है, तो मैंने क्या करा, यहाँ से उसके मिड पॉइंट से एक पॉइंट ले लिया ए। तो उस मिड पॉइंट पर मुझे पी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है कि वो कितना होगा। सो दैट्स वाई मैंने कंसिडर करा कि फाई वन और फाई टू ये इस पी पॉइंट से एंड पॉइंट के एंगल है। एंड पॉइंट के कितना कितना एंगल होगा विद दिस लाइन। ओके, सो फाई वन एंड फाई टू आर टू एंगल। कहीं पर भी कोई भी चीज क्लियर ना हो तो मुझे बता देना, आई विल मेक इट क्लियर अगेन। तो देखो, थोड़ी सी मैथमेटिक्स क्या क्या यूज करनी है वो मैं पहले आपको अलग से बता देता हूँ। माई टारगेट इज टू फाइंड आउट द मैग्नेटिक फील्ड। मेरा टारगेट है कि मैग्नेटिक फील्ड मुझे फाइंड करना है किस किस के टर्म में, फाई वन और फाई टू के टर्म में, और ए के टर्म में, और करंट उसमें रहेगी ऑफ कोर्स, और लेंथ ऑफ वायर रह भी सकती, नहीं भी रह सकता है। तो मुझे इन टर्म्स में, मतलब फाई वन जो और फाई टू जो एंगल है एंड पॉइंट के, जो मिड पॉइंट सेपरेशन है ए, और करंट आई, इनके टर्म्स में मुझे अपना फाइनल फॉर्मूला ड्राइव करना है। ओके, अब देखो, ये जो अभी तक साइन थीटा आ रहा है, इसको मुझे रिप्लेस करना पड़ेगा फाई में, तभी तो मैं फाई वन और फाई टू ला पाऊंगा। मैं एक और पूरा डेरिवेशन कर देता हूँ, मैं फिर से एक्सप्लेन करूंगा जो भी स्टेप्स हैं इसके। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, माय टारगेट इज टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इन टर्म्स ऑफ ए, इन टर्म्स ऑफ फाई वन एंड फाई टू, और इन टर्म्स ऑफ करंट, जितना करंट फ्लो कर रहा हो वो हम देख लेंगे। तो अकॉर्डिंग टू बायोट सावर्ट लॉ, दिस इज अवर फॉर्मूला ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, अब आप इस ट्रायंगल में देखो जरा। इन दिस ट्रायंगल, ये एंगल थीटा है, ये एंगल फाई है, और ये एंगल है 90 डिग्री। कोई मुझे बताएगा कि फाई और थीटा में कोई रिलेशन होगा क्या? फाई और थीटा में क्या रिलेशन होगा? फाई और थीटा में, Phi plus theta equals to 90 degrees. of course it will be 90 degree. So we can also say that phi can be written as sin 90 minus, एक मिनट, we can say theta will be equal to 90 minus phi. Can we say so? Yes, sir. तो अगर मैं साइन थीटा की जगह पर साइन फाई रखता हूँ, साइन थीटा की जगह पर मान लीजिए इसको मैं फाई करता हूँ, तो इट विल बी इक्वल टू साइन थीटा की जगह पर 90 माइनस फाई आ जाएगा ये, क्योंकि थीटा क्या है, फाई, 90 माइनस फाई, और साइन 90 माइनस फाई क्या आएगा, कोस फाई। तो क्या मैं कह सकता हूँ कि साइन थीटा इज इक्वल टू कोस फाई? होता भी ऐसे ही, जब एक एंगल राइट एंगल ट्रायंगल हो किसी में, तो साइन थीटा और साइन 90 माइनस थीटा कोस फाई के बराबर आएगा। सो ये वाली लाइन क्लियर है कि कैसे मैंने साइन थीटा को ए अपॉन आर इक्वल टू कोस फाई लिख लिया है इन दिस ट्रायंगल। मैं ट्रायंगल बता देता हूँ कौन सा लिया है। मैं इसको अलग से भी बना देता हूँ। मान लो ये पॉइंट है, ठीक है, यहाँ पर करंट एलिमेंट है, और ये बी पॉइंट, पी पॉइंट यहाँ पर है। तो बेटा ये एंगल फाई है, और ये एंगल था थीटा। तो इस ट्रायंगल में ये एंगल 90 डिग्री है, तो साइन थीटा को लिख सकते हैं कोस फाई। और देखो ये ए है और ये आर है, तो अगर आप वैसे भी कोस फाई की डायरेक्ट भी वैल्यू निकालो, कोस फाई मतलब ये वाला बेस हो जाएगा ना इसके लिए। तो फॉर्मूला होता है कोस थीटा का बेस अपॉन हाइपो। तो बेस क्या है ए, हाइपो क्या है आर। तो सबको यहाँ तक ये दोनों स्टेप क्लियर हो गए कि साइन थीटा को मैं रिप्लेस कर दूंगा कोस फाई से, और कोस फाई की वैल्यू ए अपॉन आर आएगी। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? Yes, sir. ठीक है, अब एक्चुअली में मुझे साइन थीटा की वैल्यू ए अपॉन आर लिख देते हैं। हाँ हाँ, साइन थीटा की वैल्यू ए अपॉन आर आ जाएगी। एक्चुअली मुझे थीटा को ही रिप्लेस करना है फाई में, और मुझे आर को रिप्लेस करना है ए से। मतलब फाइनल फॉर्मूले में मुझे आर नहीं चाहिए और मुझे थीटा अच्छा, भी नहीं चाहिए। थीटा भी नहीं चाहिए आपको, थीटा भी नहीं चाहिए, यस।
दो चीजें हैं जिसको मैं रिप्लेस करना चाहूंगा। उसका रीजन मैं थोड़ा सा डेरिवेशन हो जाता है, फिर बताऊंगा कि थीटा और आर को मैं क्यों नेग्लेक्ट करना चाहता हूँ या क्यों उनको रिमूव करना चाहता हूँ। सो आर विल बी इक्वल टू ए अपॉन कोस फाइव। ठीक है, अब डीएल की थोड़ा सा बात कर लेते हैं डीएल पर। तो डीएल क्या है, एक छोटा सा करंट एलिमेंट है, लेकिन अगर मैं इस पूरे ट्रायंगल में लूं, क्या मैं एक रिलेशन लिख सकता हूँ किस किस में, फाइव में, एल में और ए में। देखो टेन फाइव को एल अपॉन ए लिख सकते हैं, या टेन फाइव इन दिस ट्रायंगल परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। तो इस वाले ट्रायंगल में आप देखोगे, एक मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ, या तो अगर आप इस वाले ट्रायंगल में देखोगे, क्या आप लिख सकते हो टेन फाइव की वैल्यू कितनी होगी? L by हाँ L by A. हाँ, परपेंडिकुलर अपॉन बेस एल अपॉन है। ठीक है, टेन फाइव विल बी इक्वल टू एल अपॉन है। ओके, अब मुझे चाहिए वैल्यू डीएल की। ठीक है, डीएल मतलब स्मॉल एलिमेंट। तो डीएल की वैल्यू अगर मुझे चाहिए तो एक काम कर सकते हैं, हम एल को लिख सकते हैं ए टेन फाइव और डीएल की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ए सेक स्क्वायर फाइव। कैन बी राइट सो? आप सबको पता है टेन फाइव का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर फाइव होता है। Yes, sir. ठीक है, तो मैं फॉर बायोलॉजी स्टूडेंट आल्सो मैं आपको अलग से बता देता हूँ बेटा कि अगर जैसे एल इक्वल टू ए टेन फाइव है, और अगर आप दोनों तरफ डिफरेंशिएशन कर रहे हो तो डीएल का डिफरेंशिएशन डीएल आ जाएगा एल का, और ए टेन फाइव का डिफरेंशिएशन आ जाएगा सेक स्क्वायर फाइव और डी फाइव। थोड़ा सा मैथमेटिक्स है तो वो मैंने आपको अलग से बता दिया है। एल का डिफरेंशिएशन डीएल, टेन फाइव का सेक स्क्वायर फाइव और डी फाइव वहां पर, क्योंकि हम फाइव के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर डिफरेंशिएशन कर रहे होंगे। तो मुझे ये क्यों चाहिए था, डीएल क्यों करा मैंने, क्योंकि मुझे डीएल को एक्चुअली में इंटीग्रेट करना है। मैं डीबी को मतलब डीबी से छोटी सी मैग्नेटिक फील्ड से बड़ी मैग्नेटिक फील्ड तभी तो बना पाऊंगा जब मुझे इंटीग्रेशन करना पड़ेगा या करना होगा। तो आप ये देखो कि इधर तो चलो मैं कर दूंगा, बी आ जाएगा डीबी का इंटीग्रेशन, बट इधर कौन सा वेरिएबल फैक्टर है जिसका मुझे इंटीग्रेशन करना ही पड़ेगा? तो वो है डीएल, क्योंकि ये छोटा सा है जिसको हमें पता है डीएल इतना पोर्शन पता है, इसको पूरा इंटीग्रेट कर दूंगा। तो इसलिए मैंने डीएल को रिप्लेस कर दिया ए सेक स्क्वायर फाइव इंटू डी फाइव से। ठीक है, अब देखो आगे, अब आर और डीएल की वैल्यू हम यहाँ पर जो आपका मेन फॉर्मूला है उसमें सब्स्टिट्यूट कर देंगे। ठीक लिखा आपने विवेक। तो अब आप डीएल की वैल्यू और जो आर की वैल्यू वो यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दो। सो व्हाट यू विल गेट दैट आई विल एक्सप्लेन। यू कैन सी नाउ, मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ कि आया कैसे है। देखो बेटा, हमारे पास है डीबी इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई, डीएल की वैल्यू कितनी, ए सेक स्क्वायर फाइव, ए सेक स्क्वायर फाइव। ठीक है, ये किसकी वैल्यू हो गई, डीएल की। फिर उसके बाद साइन थीटा है, तो साइन थीटा को हम कोस फाइव लिख सकते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं उसमें, तो अपॉन में फिर आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर को रिप्लेस कर दो ए स्क्वायर अपॉन कोस स्क्वायर फाइव से। कोई दिक्कत यहाँ तक? अब आप में से कोई भी मुझे बता सकता है कोस फाइव का रेसिप्रोकल क्या होता है? One upon sec. सेक फाइव। और कोस फाइव इंटू सेक फाइव कितना होगा, 1। One. ठीक Yes, है, sir. अब बेटा अगर आप मान लीजिए इस कोस स्क्वायर फाइव को ऊपर ले जा रहे हो, तो आप ये देखो कि यहाँ पर कोस स्क्वायर फाइव यहाँ से आएगा और सेक स्क्वायर फाइव यहाँ से आएगा। क्या मैं कह सकता हूँ सेक स्क्वायर फाइव ये वाला और कोस स्क्वायर फाइव ये वाला, ये दोनों मिलकर के 1 हो जाएंगे मल्टीप्लाइड होकर के, Yes, sir. और एक पावर ए से कट जाएगी। तो ऊपर सेक स्क्वायर फाइव इंटू कोस स्क्वायर फाइव होगा 1, और हमें बचेगा कोस फाइव अपॉन में 4 पाई इंटू में ए और डी फाइव। तो आप देखो यही फॉर्मूला आपके पास आ जाए, फॉर्मूला नहीं कह सकता, ये इक्वेशंस आपके पास आ जाएगी। इज दैट क्लियर टू एवरीवन कि हमने डीएल और आर की वैल्यू यहाँ पर कैसे पुट करी है, एंड देन हाउ वी हैव गॉट दिस रिलेशन म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई कोस फाइव डी फाइव अपॉन ए। Yes, sir. ठीक है, ओके। तो अब आप ही मुझे बताना, मुझे डीबी टोटल चाहिए, नेट डीबी चाहिए, तो इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। तो आपको क्या Sir, लगता है कि D5 कहाँ से आया? क्या बेटा, डी5 और डीएल को मैंने ए सेक X स्क्वायर फाइव डी5 है ना, मैंने वो यहाँ नहीं लिखा होगा, ये पूरा है ना, इस पूरे को हमने रिप्लेस किया बेटा। अब डीबी का तो इधर मैं इंटीग्रेशन कर दूंगा, लेकिन राइट हैंड साइड पर मुझे किस चीज का किसके रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना होगा, कोई बता सकता है इस बात को?
फाई के रिस्पेक्ट में। फाई के रेस्पेक्ट में, क्योंकि इसी के सामने तो डी है, यानी कि यही तो वेरिएबल है, यानी कि यही तो एक स्मॉल एलिमेंट हमने कंसिडर किया हुआ है। ओके, सो नाउ we will integrate the magnetic field on the left hand side, and on the right hand side we have to integrate with respect to phi. इसका मतलब कि म्यू नॉट आई और 4 पाई ए को हम कौन इंटीग्रेशन से बाहर निकाल लेंगे। अच्छा, कोस फाई का इंटीग्रेशन मैं पहले ही बता देता हूँ, कोई बताएगा? पढ़ा होगा ट्रिग्नोमेट्री आपने, माइनस फाइव और माइनस माइनस साइन फाइव, ठीक है। और कांस्टेंट मैं यहाँ पर लूंगा नहीं, क्योंकि मुझे लिमिट पता है, इनिशियल लिमिट क्या होगी, फाइनल लिमिट क्या होगी। सो कांस्टेंट आई विल नॉट पुट। वो डेफिनेट इंटीग्रेशन हो गया है क्या आपके मैथ्स में, मैथमेटिशियन? सर नहीं, वैसे तो सर शुरू में अभी चैप्टर 5 ही चल रहा है। अच्छा, चलो, आपको पता है ना कि हम लिमिट अगर हमारे पास है तो यहाँ पर ये कांस्टेंट लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है। सो वी हैव अ लिमिट ऑफ फाइव। फाइव की लिमिट क्या होगी वो बता देता हूँ मैं। देखो, फाइव की लिमिट होगी फाइव वन से लेकर के, यहाँ से शुरुआत हो रहा है ना, फाइव वन से लेकर के फाइव टू तक। बट क्योंकि ये वाला एंगल फाइव वन डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, तो इसको मैं लूंगा नेगेटिव, ठीक है। रीजन बता दूंगा मैं एक बार फिर से भी। और ऊपर वाला जो एंगल होगा वो हो जाएगा फाइव टू। तो अब जब आप इंटीग्रेशन करोगे कोस फाइव का, ठीक है, देखो ये स्टेप है हमारा अगला। इसके बाद हम इसको करेंगे, तो डीवी का इंटीग्रेशन बी आ जाएगा। लिमिट हम पुट करेंगे फाइव वन से फाइव टू तक की। फाइव वन को मैं नेगेटिव क्यों ले रहा हूँ, इसको दोबारा बताऊं क्या? यस सर। ठीक है, देखो बेटा, जब भी हम एंगल मेजर करते हैं, तो हम इसके रेस्पेक्ट में जाते हैं इस तरफ, ठीक है, 45 डिग्री या इस तरफ या इस तरफ। तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर क्या हो रहा है कि हमारा ओरिजिन पॉइंट ये वाला पॉइंट है ऐसे। तो हम यहाँ पर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, सॉरी, हाँ, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो आपको ये वाला एंगल लेना होगा पॉजिटिव, और अपवर्ड वाला जो है, और जो नीचे वाला है वो लेंगे हम नेगेटिव, ठीक है। इसका अब देखो, हाँ बोलो। सर नीचे वाले में हम एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हैं। हाँ, नीचे वाले में यस, इधर तो वो तो पॉजिटिव देंगे ना। लेकिन हम नेगेटिव तरफ भी तो है बेटा, हमने इस तरफ नहीं ले रखा ना, हम ऐसे नहीं मेजर कर रहे, हम अपोजिट साइड पर है, लिफ्ट मिरर इमेज कह सकते हैं। यस सर। ओके ओके, सो फाइव वन और फाइव टू, मतलब फाइव वन की वैल्यू नेगेटिव, फाइव टू की वैल्यू पॉजिटिव, और इतने पोर्शन को मैं निकाल लूंगा बाहर, और कोस फाइव का इंटीग्रेशन हम कर देंगे। यहाँ तक कोई भी डाउट है, कोई भी शंका है, कोई भी कंफ्यूजन है तो बताइए। तो उसके बाद तो फाइनल स्टेप है ये अपना। सर ये बाहर नहीं आया क्या बेटा? ये जो डिनोमिनेटर में। Your voice is not clear to me. Can you please repeat or write in chat box? सर ए की वैल्यू बाहर भी तो आ सकती है। हाँ, उसको हम बाहर निकालेंगे बेटा, आई विल डू दैट। तो हम लिख लेंगे म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई ए को, तो हम निकाल लेंगे बाहर। इंटीग्रेशन हम करेंगे माइनस फाइव वन से प्लस फाइव टू तक का, और ये हो जाएगा कोस फाइव इंटू डी फाइव। ये कहना चाह रहे थे क्या आप? यस सर। ठीक है, तो इंटीग्रेशन आप सबने मुझे बताया कि इंटीग्रेशन माइनस कोस फाइव का माइनस साइन फाइव आएगा। सो आई कैन राइट म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई ए, ठीक है। कोस फाइव की जगह पर आ जाएगा माइनस के साइन फाइव। अब आगे आपको मुझे बताना है कि यहाँ पर आ जाएगा फाइव वन, यहाँ पर आ जाएगा फाइव टू। तो बेटा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करोगे तो कितना आएगा, खुद सोच के देख लेना। सर कॉस का साइन नहीं होता। कोस का साइन सर। साइन ही तो लिखा है मैंने, कुछ और विजिबल है क्या? माइनस करना आएगा शायद। कोस का इंटीग्रेशन, यस आई थिंक कोस का प्लस साइन आएगा। डिफरेंशिएशन होता है कोस का माइनस, हाँ प्लस ही रहेगा बेटा। तो इसको प्लस कर लेते हैं, प्लस ही रहेगा। तो म्यू नॉट यहाँ पर करंट भी है, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई है, साइन अपर लिमिट यानी कि साइन फाइव टू माइनस साइन लोअर लिमिट साइन माइनस के फाइव टू। मैं इसको नेक्स्ट पेज पर करवाऊंगा, रुको जरा। माइनस का 5 1 होगा ना। हाँ माइनस है वो, एक्चुअली मैंने लिखा भी, बट वो इतना ज्यादा स्पेस नहीं है ना, दिख नहीं रहा है। मैं करता हूँ उसको ठीक ऊपर, आई विल डू इट हेयर। इंटीग्रेशन के बाद हम जब लिमिट पुट करेंगे तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ बेटा, मैग्नेटिक फील्ड आपका आएगा, मैग्नेटिक फील्ड विल बी इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई ए, ठीक है, साइन फाइव टू। अच्छा, ये यहाँ पर एक माइनस, चलो मैं इसको एक बार लिख ही देता हूँ दोबारा, माइनस साइन और अंदर है माइनस के फाइव वन। अच्छा, आपने पढ़ा होगा इसमें मैथ्स में, फिजिक्स में भी कभी बताया होगा
अगर कहीं पर माइनस साइन थीटा है तो क्या मैं उसको ऐसे लिख सकता हूँ माइनस साइन थीटा, कैन वी राइट सो? जबकि कोस थीटा में ऐसा होता नहीं है, कोस थीटा अच्छा। एक्चुअली में इवन फंक्शन होता है ना, तो इसका तो माइनस साइन खत्म ही हो जाता है, इसमें आ जाता है पॉजिटिव। जबकि जो साइन थीटा होता है वो इवन सॉरी ओड फंक्शन होता है, तो उसका साइन आ जाएगा बाहर माइनस का, यानी ये वाला माइनस और ये वाला माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस। So our final formula will be mu naught upon 4 pi a sin phi 1 plus sin phi 2. Sin phi 1 plus sin phi 2. This will be our complete formula. B will be equal to mu naught I upon 4 pi a sin phi 1 plus sin phi 2. ठीक है, अभी आप इसको लिख लीजिए, एक बार मैं इसको दोबारा बताऊंगा एंड देन आई विल एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ दिस फॉर्मूला कि इस फॉर्मूले को हमें यूज कैसे करना है। अभी तक कोई डाउट है तो बताइए। मतलब एक्चुअली ये में फर्क नहीं पड़ता कितना बड़ा वायर है। हाँ, Right. यहाँ पर हमने एंड पॉइंट से हमें पता होना चाहिए, एंड पॉइंट के एंगल पता होना चाहिए, और वो तभी पता होगा जब आपको एंड पॉइंट कहाँ से कहाँ तक है वो गिवन हो। एक्चुअली में इस डेरिवेशन करवाने को मेरा एम ये था कि हमें पता लग जाए फाई 1 और फाई 2 एक्चुअली है क्या और ए क्या है, वरना तो मैं डायरेक्टली फॉर्मूला बता करके आगे भी जा सकता था, बट फिर आगे कंफ्यूजन आती है आपको फाई 1 क्या है फाई 2 क्या है। सो आई विल एक्सप्लेन इट अगेन इन डिटेल कि फाई 1 फाई 2 को हमें यूज कैसे करना है। पहले यहाँ तक आप काम कर लीजिए। Okay, so we have a formula, magnetic field. We had to find it out. The magnetic field due to this wire is mu naught I upon 4 pi a sin phi 1 plus sin phi 2. So actually, Vivek, I want to find out the magnetic field at the suppose if your wire is very long, so I want to find out the magnetic field at the midpoint. कि अगर मान लीजिए वायर बड़ा भी है तो उसके मिड पॉइंट पर ठीक परपेंडिकुलरली कितना आपको मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा, उसके लिए फॉर्मूला है। तो ऐसा नहीं कि मैं किसी भी रैंडम पॉइंट के लिए निकाल रहा हूँ। तो पहली तो बात यह है कि ए मैंने इसलिए इंट्रोड्यूस किया, आर को मैंने रिप्लेस, क्योंकि आर कुछ भी हो सकता था ना। मान लो यहाँ से देख रहा हूँ तो आर कुछ और है, यहाँ से देख रहा हूँ आर कुछ और हो जाएगा, बट ए सिंस इट इज अ मिड पॉइंट सो ए विल रिमेन सेम मिड पॉइंट के लिए। ठीक है, तो क्योंकि आर वेरिएबल था, अब मैं हर पॉइंट के लिए देखता रहता बार बार कि भाई इस पॉइंट इस एलिमेंट के लिए आर कितना है, यहाँ पर अगर एलिमेंट ले लो तो उसके लिए आर कितना है। तो एक्चुअली आर इज वेरिएबल, तो इसलिए मैंने क्या करा, ए को हमेशा आप अब इसको आगे पीछे करवा सकते हो, बट ए आपका पता रहेगा कि मिड पॉइंट से डिस्टेंस है। दूसरी बात, ये सिमिलरली इफ यू आर सेलेक्टिंग करंट एलिमेंट हेयर, तो आपकी आर की वैल्यू भी चेंज हो जाएगी और आपका जो फाई है वो भी चेंज हो जाएगा, सॉरी थीटा, ये एंगल भी चेंज हो जाएगा। तो इसलिए हमने क्या करा, क्योंकि एंड ऑफ द वायर विल नॉट चेंज, आप अपना पॉइंट यहाँ पर ले आइए। ठीक है, ये जो एंड ऑफ द पॉइंट है, ये जो एंड है, जो एंगल फाई और फाई 1 है फाई 2, वो एंड से मिलके बन रहे हैं, यहाँ पर फाई 1 यहाँ पर फाई 2। तो बस आपको क्या जानना है कि एंड पॉइंट यहाँ से इस पॉइंट से ए से कितना एंगल बना रहे हैं। तो इट विल बिकम वेरी इजी टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड if we have a final formula in terms of the A and in terms of this angle. For example, मैं एक एग्जांपल के तौर पर लेता हूँ, मान लो आपके पास एक स्क्वायर है और आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है सेंटर पर। ठीक है, तो उस केस में सेंटर पर निकाले तो देखो आप सेंटर ये इसका सिमेट्रिक पॉइंट हो गया ना। अगर ये स्क्वायर है, मान लो ए साइड है स्क्वायर की, तो इजिली आप ये वाली साइड डिटरमाइन कर सकते हो कि भाई ये कितना होगा, a/2 हो जाएगा। सिमिलरली आप ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी फाइंड कर सकते हो। सिमिलरली इन केस ऑफ अ रेक्टेंगल, सपोज मैं आपसे बोल रहा हूँ कि यहाँ पर मिड पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करो, तो अगेन देखो कि मिड पॉइंट से सेपरेशन कितना है,
ये जो भी आपकी इसकी हाइट होगी या ब्रेड्थ होगी या लेंथ होगी, जो भी आप कंसिडर करो, उसका हाफ हो जाएगा। और 5 1 5 2 वैल्यू हम बाय यूजिंग एनी मेथड, चाहे आप ट्रिग्नोमेट्री यूज करो या आप पाइथागोरस थ्योरम यूज करो, वो हम फाइंड कर सकते हैं। तो इसलिए फॉर्मूला इजी हो जाता है, मतलब इजिली हम काफी डिफरेंट प्रॉब्लम्स में इस फॉर्मूले को अप्लाई कर सकते हैं। सो दिस इज जस्ट अ डेमो कि हम कहाँ कहाँ इसका यूज करने वाले हैं। ओके, एनी अदर डाउट?